हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका अगला टॉपिक है शीत युद्ध क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध के बारे में आपको पहले ही टॉपिक में बताया जा चुका है कि शीत युद्ध जो है 46 वर्षों तक चला था। 1939 से अगर हम बात करते हैं 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, वहीं से हम देखते हैं शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जो कि लगभग 46 ईयर्स 1945 से 1991 तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि ये अप्रत्यक्ष युद्ध देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर हम शीत युद्ध की परिभाषा देखते हैं तो वो चीज़ क्लियर हो गई। पर शीत युद्ध की शुरुआत हुई कब थी, कैसे हुई थी, उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1945 में, अगस्त में 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था। अगर हम बात करते हैं 6 अगस्त को जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। अगर हम बात करते हैं इन परमाणु बमों के बारे में, तो इनकी जो क्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन के आधार पर देखी जा सकती है। इस तरीके की इसकी क्षमता हम देख सकते हैं। लेकिन 1950 से 60 के दशक में अगर आप देखोगे तो ये 10 से 15 हज़ार किलो टन के आसपास थी। मतलब कि पहले की तुलना में बाद में कई गुना ज़्यादा भारी हथियार बनाए गए, जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अगस्त 1945 में, ठीक है, कहाँ पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। इनके जो गुप्त नाम थे वो थे लिटिल बॉय और फैट मैन। तो यहाँ हमने लिख रखे हैं गुप्त नाम जो था इसका बम का, वो लिटिल बॉय और फैट मैन। और जो इनकी क्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन के, अगर हम बात करते हैं 21 किलो टन के बीच में देखने को मिलती हैं। जब ये बम गिराए गए तो हम देखते हैं पूरी तरीके से जापान तबाह हो गया था। जापान तो तबाह हो गया, पर इसको लेके हर जगह आलोचना होने लगी। कुछ लोगों ने अमेरिका का पक्ष लिया और कुछ लोगों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आलोचना हुई, जो आलोचकों का तर्क था, उनका मानना था कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, गलत तरीके से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जब जापान ने पहले ही हार मान ली, आत्मसमर्पण के लिए जब वो पहले ही तैयार हो गया, तो उस पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जो उसका पक्ष लेते हैं अमेरिका का, उनका मानना है कि अमेरिका ने इसलिए हमला किया ताकि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, 6 ईयर्स हो गए थे इस युद्ध को होते। लेकिन अगर हम प्रीवियस में देखें, पिछले में देखते हैं, जो आलोचना करते हैं उनका मानना था कि जो सोवियत संघ है, तो सबसे पहली चीज़ देखना, जो लोकेशन है जापान के जस्ट बगल में सोवियत संघ है। तो अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ जो है वो जापान पे हमला करने वाला था, लेकिन अचानक अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। इसका मतलब अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका अपना सैन्य वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। यहीं से हम देखते हैं दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गए, परमाणु हथियारों को लेकर भी और उनके सैनिक कार्यों को लेकर भी। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमने देख लिया अमेरिका की आलोचना और अमेरिका का तर्क क्या था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, ठीक है, अगर हम देखते हैं युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो क्या देखते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय देखने को मिलता है। तो इस समय हम देखते हैं विश्व में 2 महाशक्तियां हमें देखने को मिलती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है महाशक्तियों के उदय के कारण। महाशक्तियों का उदय किस तरीके से हुआ, या फिर शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण अगर हम बात देख सकते हैं, अमेरिका द्वारा जापान पर हमला करना, सबसे पहले हम मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये पॉइंट मैंने वही बनाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराना, तो अमेरिका द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमेरिका ने कब 1945 में इस पे बम गिराया था। तो ये टॉपिक हमारा पहले क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी मुद्दे को इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं देना। तो हम देखते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय हम देखते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम नॉर्मली देखते हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, और इस तरफ हम देखते हैं रूस, और इधर आपका अफ्रीका। तो अगर हम बात करते हैं इधर से, अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका से, इधर अमेरिका है और ये आपका यूरोप वाला एरिया है। यूरोप में यहाँ पे ब्रिटेन आ जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रांस आ जाएगा।
तो अगर हम पश्चिम की तरफ से देखते हैं तो जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी जर्मनी से। यहाँ पे आपका जर्मनी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जब जर्मनी से लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ने एक तरफ मिलकर हमला किया, और इन्हीं का फ्रेंड कौन था? सोवियत संघ। रूस लिख रखा है तो इसे हम रूस की जगह सोवियत संघ भी लिख सकते हैं। वैसे अब अगर हम बात करते हैं तो ये रूस है, पहले से सोवियत संघ कहा जाता था। तो जब इसने जर्मनी ने इधर हमला किया सोवियत संघ की तरफ, उस समय अगर हम देखते हैं अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने किसी तरीके की हेल्प नहीं करी, बल्कि उसे क्या किया? इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी विचारधारा अलग थी। ये पूंजीवादी देश था और ये साम्यवादी देश था। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब तुष्टीकरण की नीति अपनाई तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही सोवियत संघ ने भी क्या करा? इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो आपका सेकंड पॉइंट है वो तुष्टीकरण की नीति है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं वो है आपकी विचारधारा को लेकर मतभेद। तो अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है विचारधारा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एक तरफ जो अमेरिका की विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है, चाहे वो आर्थिक एंगल से हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आर्थिक एंगल से हो, चाहे वो सामाजिक और सैन्य एंगल से हो। अगर इस एंगल से भी अगर हम देखते हैं तो वो किसको महत्व देता था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्व देता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसकी सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा को महत्व देता था और पूरे देश में ये साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे, इसीलिए इनके बीच में शीत युद्ध देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं वो है आपका महाशक्ति बनने की होड़। महाशक्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1940 से 1918 तक चला था, 1914 से 1918 के बीच में अगर आप देखते हो तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है स्पेशली 1917 इम्पोर्टेंट है। 4 साल जरूर चला, पर जहाँ एक तरफ सोवियत संघ 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, वहीं 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो हटने के बाद 1917 में सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा अपनाई और लगातार अपना आर्थिक विकास करता चला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका इसमें शामिल हुआ और अमेरिका के शामिल होने के बाद अमेरिका भी अपना आर्थिक विकास करता चला गया। और इसी कारण से हम देखते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब तक अमेरिका और सोवियत संघ काफ़ी पावरफुल हो गए थे, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोप पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। चाहे ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए हो तब भी आर्थिक रूप से नुकसान हो गया। दूसरी तरफ जर्मनी और इटली हार गए थे, तो यूरोप ऑलरेडी बर्बाद हो गया और जो फ़ायदा उठाया वो अमेरिका और सोवियत संघ ने उठाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1945 के बाद 2 ही महाशक्तियाँ बची थी और ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहती थी, और इसी शक्तिशाली बनने की होड़ में ये शीत युद्ध के करीब पहुँच गए। लास्ट टॉपिक जो आता है आपका परमाणु हथियारों को लेकर। अगर हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो जो ये परमाणु हथियार थे, शुरुआत में मैंने आपको बताया था जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे उनकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? केवल 15 से 21 किलो टन। लेकिन 1950 से 60 के दशक में जो भी परमाणु हथियार बनाए गए उनकी क्षमता कितनी थी? 10 से 15 हज़ार किलो टन की क्षमता। इसका मतलब उससे कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल हथियार बनाए गए। हालांकि उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उनका इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महाशक्तियों का उदय के कारण क्या थे या शीत युद्ध के उदय के कारण क्या थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो शीत युद्ध क्या है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अगर आप बात करते हो 2 ध्रुवीय विश्व की तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 2 ध्रुवीय विश्व जहाँ पे विश्व में 2 पावरफुल शक्तियाँ होती हैं उसे 2 ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसे ध्यान से देखना, 2 ध्रुवीय विश्व 1945 से लेके 1991 तक देखने को मिलता है। इसमें आपको पता ही है एक तरफ अमेरिका है और अमेरिका का गुट है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है और सोवियत संघ का गुट है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? 2 ध्रुवीय, जहाँ विश्व में 2 पावरफुल देश होते हैं। इसके बाद है आपका 1 ध्रुवीय विश्व। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद हम देखते हैं 1 ध्रुवीय विश्व है, मतलब कि अमेरिकी वर्चस्व या दबदबा देखने को मिलता है, आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। हर रूप से कौन मजबूत है? अमेरिका मजबूत हो गया। लेकिन ये कब तक चला इसका वर्चस्व? लगभग 1991 से 2001, लगभग 10 वर्षों तक 1 ध्रुवीय विश्व देखने को मिलता है। लेकिन 2001 के बाद हमें आज
एट प्रेजेंट अगर हम आज देखते हैं तो आज हमें विश्व बहुध्रुवीय देखने को मिलता है। तो इसका मतलब आज विश्व कैसा है, आज विश्व बहुध्रुवीय देखने को मिलता है। इसका मतलब बहुत सारी शक्तियाँ जो कि आज पूरे विश्व में कार्य कर रही हैं। तो जैसे बहुध्रुवीय की अगर हम बात करते हैं तो चाइना आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे देश जो हैं वो लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर आप इसको देखते हो तो आज हम जो देखते हैं बहुध्रुवीय विश्व देखने को मिलता है। तो आगे के टॉपिक्स में भी हम इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब है सेकेंड थर्ड चैप्टर्स आगे आप पढ़ोगे तो टॉपिक्स आएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व के, अगर हम बात करते हैं द्वितीय विश्व के बाद विश्व दो गुटों में बट गया। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो क्या देखते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखते हैं, विश्व दो गुटों में बट गई। पहले से आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ। पर इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए क्या किया, बहुत सारे सैन्य संगठन बनाए ताकि ये क्या कर सके, पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व या दबदबा स्थापित कर सके। तो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं 3 सैन्य संगठन जो हैं वो अमेरिका में देखने को मिलते हैं, अमेरिका के साथ थे, जबकि एक संगठन सोवियत संघ के साथ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैप के साथ समझोगे तो ज़्यादा इजी और सही तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों को इसलिए बनाया क्योंकि जो भी सैन्य संगठन है वो यहीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था विश्व दो गुटों में बट गया। तो विश्व दो गुटों में कैसे बट गया, तो यूरोप को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका जो यूरोप है ये कौन सा है, पश्चिमी यूरोप, और ये वाला जो आएगा ये आपका है पूर्वी यूरोप। 2 में हमने डिवाइड कर दिया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी यूरोप। 1945 के बाद हम देखते हैं अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा जाता है, नाटो, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, एक सैन्य संगठन बनाया, कब, 1949 में अमेरिका द्वारा जो संगठन बनाया गया उसे नाटो कहा जाता है। नाटो फुल फॉर्म नीचे है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगर हम बात करते हैं, इसको समझना है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये वाला जो एरिया है वो अटलांटिक महासागर वाला एरिया देखने को मिलता है। अगर इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में इसमें कौन कौन थे, तो शुरुआत में नाटो में हम देखते हैं जब ये 1949 से बना था इसमें 12 देश थे। स्टार्टिंग में कितने देश थे, 12 देश थे। लेकिन हम देखते हैं आज अगर आप देखते हो तो इसमें 30 देश देखने को मिलते हैं और जो अंतिम देश बना है वो है पूर्वी यूरोप का मैसिडोनिया। तो स्टार्टिंग में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें कितने देश थे, उत्तरी अमेरिका के 2 देश थे, एक कनाडा और दूसरा अमेरिका, और 10 देश जो थे वो केवल पश्चिमी यूरोप के थे। तो इस तरीके से 12 देशों का एक संगठन था जो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक एरिया के आसपास वाले देशों के संगठन को नाटो कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल चीज़ें समझ में आ गई। नाटो बनाया क्यों गया था, जब 1949 में नाटो बनाया गया तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो हम देखते हैं इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। इनका मानना था नाटो के मतलब 12 में से किसी भी अगर एक देश पर कोई हमला करता है, मतलब उसका विरोधी देश कोई हमला करता है तो इसे एक देश पे नहीं बल्कि पूरे संगठन पे हमला माना जाएगा और सब पूरा संगठन मतलब 12 देश मिलकर उस देश पे हमला कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाटो बनाया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में, ठीक है, किसने, सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा जाता है, वार्सा पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वार्सा पैक्ट कहा जाता है। अब इसमें कौन शामिल हो जाएंगे, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश। तो यूरोप 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका के साथ है, पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ के साथ है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप ने जो संगठन बनाया उसे वार्सा पैक्ट कहा जाता है। ये 1955 में बना था, इसका भी सेम वही कंडीशन थी। इसमें लगभग 7 से 8 देश थे। इनका भी यही मानना था कि अगर इन 8 देशों में से कोई भी, ठीक है, इन 8 देशों में से अन्य किसी भी देश पे अगर कोई हमला करता है तो ये पूरे संगठन पे हमला माना जाएगा और वो पूरा संगठन उस पर हमला कर देगा। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने अपने सैन्य संगठन बनाने शुरू कर लिए। बस अंतर इसमें यही है कि जहां अमेरिका ने जो समूह बनाए थे जैसे नाटो, सीटो और सेंटो बनाए थे वो क्या किए थे, रजामंदी से बनाए थे, जबकि किसने, सोवियत संघ ने जो बनाए थे वो कैसे बनाए थे, उसने दबाव से बनाए थे, जबरदस्ती से बनाए थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने एक संगठन की बात करी, दूसरी अगर हम संगठन की बात करें, अमेरिका ने कौन सा बनाया, सीटो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सीटो। सीटो अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी मतलब दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है भारत और चीन के नीचे, ये आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ पे एक संगठन बनाया गया। इस संगठन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 8 देश देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और पाकिस्तान, ये देश जो हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ये संगठन कब बनाया गया, 1954 1954 में बनाया गया। सेम क्या था, सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए। कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए संगठन बनाया गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये जो संगठन बनाया गया ये क्या था, साम्यवाद के प्रसार, या तो सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। और इसी के विरोध में इसने भी यहाँ के कुछ देशों से दोस्ती करी, जैसे उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम से भी इसने संधि करी ताकि इसको रोका जा सके। इसी तरीके की एक संधि हमें और देखने को मिलती है 1955 1955 में। 1955 में जो देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपकी मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब आपका जैसे यूरोप खत्म होता है, यूरोप के बाद वाला एरिया मध्य पूर्व एशिया भी कह देते हैं और कई बार मध्य एशिया भी। जो ये आ रहा था इसे कहते हैं सेंटो। सेंटो सैन का मतलब हो गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CEN मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो शुरुआत में इसमें स्टार्टिंग में, तो इसकी स्टार्टिंग बताई थी मैंने 1955 में हुई थी और जो ये समाप्त हो गया था 1979 में समाप्त हो गया था। पर हम देखते हैं इस संगठन के बारे में, तो इसमें शुरुआत में 4 देश थे। 4 देशों की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की, इराक, ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, तुर्की, इराक, ईरान, ये देश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें मिस्र देखने को मिलता है। 4 देश हो गए। तो 4 के बाद अगर हम देखते हैं बाद में इंग्लैंड भी इसमें शामिल हो गया। जहां इंग्लैंड शामिल हुआ वहीं इराक ने अपने आप को अलग कर लिया। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड जो है आपका वो क्या करना चाहता, अपना आर्थिक या वास्तविक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। यहाँ पे क्या, आर्थिक राजनीतिक सभी तरीके का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। और इस कारण से अब देखते हैं किसके बीच मतभेद हो गए, इंग्लैंड और इराक के बीच मतभेद हो गए और इराक ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसमें कितने देश देखने को मिलते हैं, पहले 4 थे, फिर 5 हो गए, पर एक हट गया, तो फिर ये 4 देशों का संगठन। हालांकि अगर हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया पर प्रत्यक्ष रूप से कभी भी संगठन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये संगठन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए ये 1979 में समाप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम 3 संगठनों के बारे में देख सकते हैं, नाटो, सीटो और सेंटो। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहीं पे जहाँ मैंने आपको बताया सोवियत संघ ने क्या किया, एक तो वार्सा पैक्ट बनाया था और एक यहाँ पे किससे दोस्ती कर ली थी, उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम से। उस तरीके से सेंटो की अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में उसने किससे दोस्ती कर ली थी, उसने ईरान से दोस्ती कर ली थी ताकि किसके, सेंटो के प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन हम देखते हैं विभिन्न मतभेदों के कारण 2 संगठन समाप्त हो गए, सीटो और सेंटो। लेकिन जो नाटो है आज भी सही ढंग से लगातार मजबूत है और लगातार वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा ये 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।